हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएसटी में स्टाफिंग चैप्टर्स के आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का स्टाफिंग का सेकंड कंपोनेंट सिलेक्शन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्टाफिंग का मीनिंग, स्टाफिंग का प्रोसेस और स्टाफिंग के कुछ एलिमेंट्स, जिसमें से लोगों ने रिक्रूटमेंट लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन। तो हम लोगों ने रिक्रूटमेंट कर लिया था इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स से। रिक्रूटमेंट करने के बाद अब हम लोग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ चूजिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एकदम अप्रोप्रिएट इंसान को चूज करते हैं जो हमारे खाली स्थान को या हमारे जॉब में जहाँ पे वैकेंसी है उसको वो अच्छे से फुलफिल कर पाए। सिलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से सिलेक्शन को किया जाता है। पहला हम लोग सिलेक्शन में देखेंगे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसका मतलब होता है जो भी अनफिट कैंडिडेट होते हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको निकाल देना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिक्रूटमेंट जो निकाला जाता है उसमें ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो उस जॉब के लिए फिट नहीं होते। तो सबसे पहले हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। Preliminary screening is done to eliminate unfit and misfit candidates based on the information supplied in application form. सेकेंड होगा, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, कुछ उनका इंटरव्यू वगैरह जैसे ले लेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट को भी हम लोग 5 तरीके से लेंगे। पहला टेस्ट जो लेंगे आईक्यू टेस्ट लेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट उनका हम चेक करेंगे। दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स। तो इस टेस्ट से हम लोग क्या पता करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का कितना आईक्यू लेवल है, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ जजिंग पर्सन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरीके से जज कर सकता है, क्या उसके पास डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम देखते हैं कि उसके पास वो न्यू चीज़ों को कितना अच्छे से सीख सकता है, अडॉप्शन कैसा कर सकता है, उसको चेक कर लेते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट, how quickly the candidate can learn new skills and new methods. This test help to know how the candidate will be performing in future. देखिए एक कैंडिडेट कितना लर्निंग करने के लिए इच्छुक है, ये बात इस टेस्ट से पता लग सकता है ताकि वो फ्यूचर के लिए बेनिफिट हो। थर्ड पॉइंट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट का ह्यूमन बिहेवियर कैसा, उसका पर्सनैलिटी कैसा, उसका हम लोग यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। This test relates to personal emotions, his her reactions and value system. तो यहाँ पे हम पर्सनल इमोशंस देखते हैं, उसका जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, किस तरीके से वो सोचता है, इन सब चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। और मोटिवेशन लेवल को भी चेक किया जाता है कि वो इस काम को करने के लिए कितने मोटिवेटेड है और कितने मोटिवेटेड नहीं है। फोर्थ होगा ट्रेड टेस्ट। This test is conducted to check the existing skills of an individual. It helps to find the level of knowledge and proficiency in the area of professions and technical training. इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि इंसान के अंदर कितना एग्जिस्टिंग स्किल्स है, क्योंकि स्किल्स है तभी तो वो जॉब के लिए अप्लाई किया और तभी हम उसको यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो स्किल चेक करेंगे और वो किस तरीके से जिस जॉब को परफॉर्म करेगा, कितना वो उस टेक्निकल चीज को अडॉप्ट कर सकता है, उसमें कितना प्रोफिशिएंसी है, इस टेस्ट से पता कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल्स ऑफ अ पर्सन, while aptitude test helps to measure the potential or ability to acquire skill in future. देखिए देखने में तो लग रहा है कि ट्रेड टेस्ट और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो दोनों सिमिलर होता है, बट ऐसा नहीं है। ट्रेड टेस्ट जो होता है वो प्रेजेंट टाइम के लिए होता है कि वो प्रेजेंट टाइम में कितना अच्छे से बखूबी से काम को कर सकता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है कि वो कितना अच्छे से फ्यूचर में चीज़ों को लर्न करके प्रोसीड कर सकता है। तो ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ होता है इंटरेस्ट टेस्ट। This test is conducted to find out the type of job in which candidate has more interested, as all the people have fascinations for some jobs than others. तो देखिए यहाँ पे ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो सामने वाला इंसान काम करने के लिए आया है तो उसको किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है
उसको उसके अकॉर्डिंग काम देने पे वो काम को और अच्छे से कर सकता है। तो इसका भी टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट में हम लोग 5 टेस्ट को रखेंगे। पहला टेस्ट है आईक्यू टेस्ट करना है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट, फोर्थ ट्रेड टेस्ट और फिफ्थ इंटरेस्ट टेस्ट। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ से हम लोग एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू करना शुरू करेंगे। जो एचआरएम डिपार्टमेंट होता है वो सिलेक्शन में जो भी इंटरव्यू होता है वो यहाँ पे कंडक्ट कराता है, ठीक है। टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड। एक एक्सपर्ट के पैनल को कॉल किया जाता है। द कंसल्टेंट्स who are specialized in their field ask questions from the candidates to test his professional or specialized knowledge related to the job। तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपने अपने फील्ड से सामने वाले से क्वेश्चन अराइज करते हैं और वो तब तक क्वेश्चन अराइज करते हैं जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट होता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ से रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक किया जाता है कैंडिडेट का कि वो किस बैकग्राउंड से रिलेट करता है, कहाँ से आया है, किसके थ्रू आया है, इस तरीके से। और फिफ्थ में होता है सिलेक्शन डिसीजन। अब वो जो पैनल आती है इंटरव्यू लेने के लिए वो बैठ के पूरा डिसीजन मेकिंग करती है किसका सिलेक्शन करना है, किसका नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद जिनको सेलेक्ट किया जाता है उनका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो देन उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको जॉब लेटर ऑफर किया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर उनको ऑफर किया जाता है। और 8th पॉइंट पे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसपे कि वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे काम करेगा, उसका यहाँ पे एक प्रूफ टाइप का रहता है। तो 8 पॉइंट आपको यहाँ पे प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको याद करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यहाँ से लोगों को एलिमिनेट करेंगे। सेकेंड यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने 5 टेस्ट पढ़ा। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फोर्थ में हम लोग रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक करेंगे। फिफ्थ में सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे। देन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, उसको जॉब ऑफर करेंगे और लास्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टाफिंग का थर्ड कंपोनेंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जब तक हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारे कंपनी में, हमारे फर्म में काम उतने अच्छे से नहीं होंगे। तो ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है फॉर उनके ग्रोथ के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। ट्रेनिंग क्या होता है, एम्प्लॉय को और डेवलप किया जाता है, उनको काम करना सिखाया जाता है जिसके थ्रू उनका क्या होगा और ज़्यादा अच्छे से वो अपने काम को परफॉर्म कर पाएंगे। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ओवरऑल ग्रोथ मतलब हर तरीके से उसका पर्सनैलिटी ग्रोथ हो, उसका एजुकेशन ग्रोथ, उसका काम करने का डेवलपमेंट हो, तो हर तरीके से यहाँ पे हम लोग चीज़ों को कंसिडर करते हैं। इट फोकसेस ऑन द पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। Development is much wider in concept as compared to training, as training is only one part of development. डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग दे के इंसान को डेवलप किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो स्टाफ का बिहेवियर हो गया, स्टाफ का काम करने का तरीका हो गया, कितना अच्छे से वो चीज़ों को हैंडल करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो ऑल थिंग्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदा होता है अगर किसी को हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो? सबसे पहला होगा सिस्टमैटिक लर्निंग। तो हर चीज़ को ना ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक तरीके से किया जा सकता है। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। जो ट्रेंड बंदा होता है वो क्या करता है, काम को बहुत अच्छे से करता है, कम समय लेता है, बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करता है। एज द रिजल्ट देर इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम रिसोर्स का वेस्टेज होगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। सेकेंड है इनहांस्ड एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है थ्रू द ट्रेनिंग, ताकि वो और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर प्रोडक्शन में अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो कर सके, जिससे बिजनेस को हायर प्रॉफिट होगा। थर्ड है
एप्टीट्यूड एटीट्यूड फॉर्मेशन फ्यूचर मैनेजर्स, इसका मतलब होता है अगर हम अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मैनेजरियल स्किल डेवलप होगा और वो फ्यूचर में मैनेजर का फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ये भी एक फायदा होता है। फोर्थ है इम्प्रूव मोराल्स ऑफ एम्प्लॉयज। अगर किसी स्टाफ को आप ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा और वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम को कंप्लीट करेगा, इसलिए उसके मोराल्स में भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है, डेवलप होता है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग देने से क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो रैपिड चेंजेस होता है उस रैपिड चेंज को एम्प्लॉय अच्छे से टैकल कर सकता है अगर उसको ट्रेनिंग दिया गया है तो। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होता है, तो यहाँ पे 4 बेनिफिट है। तो पहला जो फायदा है बेटर करियर ऑप्शंस, उसको ट्रेनिंग देने से उसका डेवलपमेंट होता है तो इससे वो और नए स्किल्स सीखते हैं, स्किल्स इंप्रूव होता है, नॉलेज बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली उसके करियर के लिए ऑप्शन बहुत सारा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है अर्निंग मोर। किसी काम को अच्छे तरीके से सीखेगा तो उस काम को परफेक्ट करेगा तो अर्निंग मोर करेगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा अर्निंग होगा। थर्ड है बूस्टिंग अप द मोरल्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो बूस्ट होगा। इसके पहले भी हम लोग इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट था उसमें पढ़े कि जब कोई ट्रेनिंग ले लेता है और काम को करता है ना तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है काम को बेहतर तरीके से करने का। फोर्थ होता है लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट एफिशिएंटली हैंडलिंग मशीन्स। मशीन्स को, जो डेलिकेट मशीन्स होता है, जो महंगा मशीन होता है वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, एक्सीडेंट बहुत कम होता है, तो ये सब फायदा होता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज स्किल्स को ट्रेनिंग से बढ़ाया जाता है। डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। तो यहाँ पे क्या इसको सिखाया जाता है, टीचिंग टेक्निकल चीज़ों को सिखाया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को सिखाया जाता है और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को सिखाया जाता है। पर्पस जो होता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय अपने काम को बेहतर तरीके से करे और इसका क्या होता है कि एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो। इसका फोकस रहता है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, छोटा सा इसमें डिफरेंसेस था। अब यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंसेस आपको मिलेगा कि ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो ट्रेनिंग फिर से वही चीज़ है कि किसी काम को करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए स्किल्स और नॉलेज का इन्हांसिंग किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। एजुकेशन जो होता है इससे हम लोगों को नॉलेज मिलता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है एजुकेट होने से। डेवलपमेंट होता है तो ये ओवरऑल ग्रोथ होता है एम्प्लॉयज़ का, ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाए, काम को कर पाए। ये जॉब ओरिएंटेड होता है, ये नॉलेज ओरिएंटेड होता है और ये करियर ओरिएंटेड होता है। ये एम्प्लॉय के वर्क इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है और ये एजुकेशन जो होता है डेवलप करता है लॉजिकल एंड रैशनल माइंड और ये फोकस करता है इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। गोल होता है, तो यहाँ का गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। और एजुकेशन का जो गोल्स होता है वो इंडिविजुअल्स गोल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल और एज वेल एज इंडिविजुअल्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टाफिंग का थर्ड कंपोनेंट था ट्रेनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो पहला ट्रेनिंग है आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग और एक है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब आप काम करते करते चीज़ों को सीखेंगे, तो उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब पहले आपको सिखाया जाता है, देन आपको काम को करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों का मतलब यही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ द ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड्स आर। पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर यहाँ पे जो मास्टर होता है वो काम को करता है और वर्कर उसको देखता है। ठीक है, द वर्कर्स सीकिंग टू इंटर स्किल जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम which is an on-the-job method of training. In the apprenticeship program, a master worker or a trainer is appointed who guides the worker or learner regarding the skills of job. The master worker performs the job and the trainee means learner observe him performing. When the learner learns all the skills, then slowly he starts taking up the job step by step and the master worker become द ऑब्जर्वर। तो एकदम सिंपल सा बात है, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, यहाँ पे एक मास्टर वर्कर होता है और एक लर्नर वर्कर होता है। मास्टर वर्कर पहले काम को करके दिखाता है
और उस काम को जो लर्नर होता है उसको वो ऑब्जर्व करता, देखता है। देन जैसे वो सीख जाता है काम को करना, तो वो धीरे धीरे इस काम को करता है और मास्टर वर्कर अब हो जाता है ऑब्जर्वर। तो ये बहुत ही नॉर्मल से, ये कहाँ कहाँ पे, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, आयरन वर्कर्स हो गए, तो देख के जो काम को सीखे वो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नाम होता है। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है, बिल्कुल भी आप इसको मतलब कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है यहाँ पे एक मास्टर वर्कर होता है और एक लर्नर वर्कर होता है। मास्टर वर्कर एक्सपीरियंस्ड होता है, वो हर चीज़ को सिखाता है, सिखाने के बाद फिर वो चेक करता है कि सामने वाले को सही में समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एज एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स to various companies so that they can practice the theory knowledge acquired by them थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसी कंपनियों में सेंड करते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखे, जो थ्योरी है प्रैक्टिकल हर चीज़ों को सीखे। इस टाइप के सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स सीखते हैं उनको सैलरी नहीं दिया जाता, उनको एक छोटा मोटा अमाउंट दिया जाता है जिससे कि उनका पॉकेट मनी फुलफिल हो पाए। Under this training program, the organization get people with fresh idea and latest knowledge, and the companies have to pay very less amount of salary, which is called stipend। तो ये देखिए यही है कि इनको बहुत कम सैलरी दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स होते हैं, इनको यहाँ पे काम सिखाया जाता है। On the other hand, the student gets chance to practice under the real work situation। तो स्टूडेंट्स को मेन मोटिव होता है कि वो एक अच्छे रियल सर्कमस्टांसेस में काम को सीखे और अपने स्किल्स को इन्हांस करे। तो इंटर्नशिप भी एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। थर्ड है इंट्रोडक्शन और ट्रेनिंग। यहाँ पे चीज़ों को बताया जाता है, इंट्रोडक्ट करके ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कभी कभी नए कंपनी में जो नए स्टाफ आते हैं, तो उनको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे मिलवाते हैं, इंडक्शन करवाते हैं, मीन्स सबसे मेल मिलाप करवाया जाता है ताकि वो कॉन्फिडेंट फील हो और काम को बेहतर तरीके से कर पाए। Or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and gives him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work। किसी भी स्टाफ को सबसे पहले कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नया नया आया तो उसको पूरा इंस्ट्रक्शन बताना, हर चीज़ों से उसको मेल मिलाप कराना ताकि वो बहुत जल्दी काम को स्टार्ट कर ले, खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मेन पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसको जान लेंगे। पहला है कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज हर साइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू पीपल। तो इसको इसलिए कराया जाता है ताकि जो नए लोग आते हैं, नए कैंडिडेट आते हैं, उनका शाइनेस कम हो जाए। शाइनेस मतलब बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं नए लोगों से मिलने में, बहुत लोग खुद से किसी से मिलने में शर्माते हैं या नर्वस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक इंसान किसी से इंट्रो करा देता है तो वो एक कंफर्टेबल जोन में चला आता है। सेकेंड पॉइंट है टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। तो न्यू एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इंडक्शन ओरिएंटेशन कराया जाता है। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है एक अटैचमेंट करना, एक किसी से जुड़ाव कराना, ठीक है। टू डेवलप कार्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यू कमर्स एंड ओल्ड एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर। तो यहाँ पे सबका एक रिलेशनशिप बनाना ताकि लोग अच्छे से काम को कर पाए, जितने भी पुराने और नए एम्प्लॉय सबके बीच में एक अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके काम को कराया जा सके। To ensure newcomers don't form negative attitude towards the organizational or the job। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी न्यू कमर्स है वो ऑफिस के, जितने पुराने लोग हैं ऑफिस के लिए, वो नेगेटिव एटीट्यूड को न रखें। टू गिव द न्यू कमर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ वॉशरूम, रेस्ट पीरियड, कैफेटेरिया, लीव रूल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो न्यू कमर्स होते हैं उनको बताया जाता है वॉशरूम, मतलब बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वॉशरूम कहाँ है, रेस्ट पीरियड कितना होगा, कैफेटेरिया मतलब कहाँ पे, तो जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ये लोग पीते हैं वो कहाँ पे, ये सारी चीज़ इसमें है। अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज। पहला, ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो इसमें जितने भी नए लोग आते हैं उनको ब्रीफ हिस्ट्री कंपनी के बारे में दे दिया जाता है। सेकेंड, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कंपनी।
कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो किस पे काम करता है उसके बारे में डिटेलिंग किया जाता है। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब कि वहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंटलाइजेशन है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरीके से कंपनी वर्क करता है, उसका डिटेलिंग यहाँ पे न्यू कमर को बताया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दिया जाता है कि किसका क्या काम है, उसकी अथॉरिटी कितनी होगी। ग्रीवेंसेस, प्रोड्यूसर्स एंड सेफ्टी रूल्स, तो किस तरीके से शिकायत कहाँ पे देना है, क्या सेफ्टी रूल्स है, ये सब के बारे में बताया जाता है। सजेशन स्कीम्स होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस सच एज वेजेस, वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स को बताया जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशंस, ट्रांसफर, तो ये सारी चीज़ों का डिटेलिंग पुराने स्टाफ नए स्टाफ को देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब पहले काम सिखाया जाता है, दिन काम को कराया जाता है। वहाँ पे क्या था, काम करते करते इंसान सीख रहा था, और यहाँ पे पहले काम सीख के दिन काम को प्रैक्टिकली करेगा। ठीक है, तो जिसमें पहला होता है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल्स मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर कंपनी में बहुत महंगे मशीन्स है, डेलिकेट मशीन्स है, तो उस पर हम स्टार्टिंग में किसी नए इंसान से काम नहीं करवा सकते, हो सकता है वो बर्बाद कर दे या खराब कर दे, तो उसके लिए हम सेम वैसे एक डमी बनाते हैं और उस डमी पे उसको सिखाते हैं, देन हम उसको प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। ठीक है, वेस्टिबल स्कूल इज ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑन द जॉब मेथड। First, employees learn their job on the equipment they will be using, but training is conducted away from the actual work floor. तो ये जो होता है, इसमें तो लोग काम सीखते, लेकिन ये जो काम होता है ना वर्क फ्लोर से, जो जहाँ एक्चुअल हो तो उससे वो दूर होता है, वहाँ पे नहीं कराया जाता, अलग जगह पे इनको सिखाया जाता है। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल्स, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो क्लासरूम में जहाँ इनको सिखाया जाता है, क्योंकि देखिए स्कूल बोला जाता है, यहाँ पे क्लासरूम्स भी होंगे, तो पूरा वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसा कि एक्चुअल में होता है, और वो सारे चीज़ इनको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसपे इनको काम करना होता है। ठीक है, बट वो डुप्लीकेट होते हैं। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये तब होता है जब उनको कोई सोफिस्टिकेटेड बहुत महंगे मशीन्स को यूज करना होता है, तो पहले उनको डमी से सिखाया जाता है, देन उनको प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्चुअल मशीन पे एक्चुअल वर्क में करना होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये चैप्टर हुआ खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं बिल्कुल आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपके एक लाइक से, आपके शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियोस बनाती हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।